नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। अंकलेश्वर जीआईडीसी की कंपनी में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। और वडोदरा में आवास योजना के नाम पर गरीबों को दी गई मुसीबतें, ज्यादातर आवास योजना खस्ताहाल। लंबे अरसे से देश में सीएए लागू करने की बात हो रही है, जिस पर आखिरकार अब अमल होने जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने शनिवार को 18 नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था। जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलवाया था कि वे भारत आ सकते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सीएए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। गुजरात के भरूच में अंकलेश्वर जीआईडीसी में स्थित लकड़ी के गोडाउन में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। अंकलेश्वर जीआईडीसी में लायंस स्कूल के पीछे के हिस्से में लकड़ी का गोदाम है, जहां किन्हीं वजहों से भीषण आग लग गई। भीषण आग के चलते अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जीआईडीसी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग के चलते दमकल दस्ते जीआईडीसी में दौड़ते हुए नजर आए। जयंत पैकिंग इंडस्ट्रीज में आग की ये घटना घटी। कंपनी में लकड़ी का गोदाम था, जिसमें किन्हीं वजहों से आग लग गई और गोदाम में लकड़ी का सामान रखा हुआ था, जिसे देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। पूरे गुजरात में गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों को आज आवासों का वितरण किया गया है, लेकिन वडोदरा में आवास योजना की काली हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है।
देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव का माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, जिसके तहत लाभार्थियों को, गरीब वर्ग के लोगों को घर दिए जा रहे हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में गुजरात राज्य की सभी 182 विधानसभा में 2,993 करोड़ की लागत से 1,31,554 आवास का आवंटन किया गया है। बड़ोदरा में भी 5 विधानसभा में लाभार्थियों को आज आवास बांटे गए हैं। हर व्यक्ति को अपना घर देने का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते तो हैं, लेकिन वो आवास जब दे दिए जाते हैं उसके कुछ साल बाद उनकी क्या स्थिति होती है और उन घरों में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होती है, ये कोई देखने नहीं आता है। कुछ ऐसा ही वडोदरा शहर में हर आवास योजना में देखने मिल रहा है, जहां कुछ ही सालों में आवास योजनाएं खस्ता हाल हो जाती है और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। શું તકલીફો છે અહીંયા? તકલીફો તો બેન જુઓ ને યાર, રોડ બોર કશું નહીં, પાણી તકલીફ પડે બેન, लाइट भी नहीं। क्या दिक्कतें हैं? ये बारिश से देखो तो रसोड़ा के 5 मंजिला तक से पानी टपकता है। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? हमें तो अभी 1 साल हुआ। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यही पानी टपक रहा है और तो ऐसा तो अपने के कोई तो समस्या नहीं। पानी तो भाई हमेशा आता जाता है, खाली बस पीने का पानी? पीने के पानी तो बहुत बाहर से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। 20 रुपया 25 रुपया जग बाहर से पानी लाते हैं। શું તકલીફો છે અહીંયા? આગળ પહેલી તો એક તો આ ઉપરવાળાનું પાણી નીચે આવે, એ નીચેવાળાનું બધું સામાન બામાન બધું બગડે છે। બીજી વાત કે લોકો જઈને ત્યાં કચરો નાખે છે, એ બધું બંધ થવું જોઈએ તો અને સાફ સફાઈ હોય તો જ આપણા આગળ સારું રહે। કેટલા વર્ષોથી રહેવા આવ્યા છો? હું મારે 2 વર્ષથી આગળ। आप देखिए यहाँ पर इमारतें जो हैं उसमें से पानी रीस रहा है, ऊपर का पानी नीचे आता है, नीचे का पानी नीचे आता है। यहाँ ड्रेनेज जो है वो भी ओवरफ्लो हो रही है, जगह जगह गंदगी की भरमार है। और 2-3 साल पहले ही ये घर लोगों को आवंटित किए गए हैं, लेकिन घरों की हालत ऐसी है कि यहाँ रहना झोंपड़पट्टी से भी शायद बदतर है। एक और देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बातें करते हैं। देश भर में स्वच्छता की अलग अलग मुहिम चलाई जाती है और खुद सरकारी आवासों में ये हाल है। यहाँ दोनों तरफ लोग रहते हैं, दोनों तरफ इमारतें हैं और दोनों इमारतों के बीच में इस कदर गंदगी फैली हुई है जिसे कोई साफ नहीं कर रहा है। यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर है, लेकिन एक बार घर दे दिए जाने के बाद अब कोई उनकी सूध नहीं ले रहा है। यहाँ पानी की जो पाइपलाइन है ये किस तरह रिसाव हो रही है आप देख पा रहे हैं, लीकेज है। इसे हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी गंदगी के बीच ये ऐसा माहौल लग रहा है कोई नर्क जैसा, और नर्क के जैसे माहौल में यहाँ गरीब लोग रहने के लिए मजबूर है। आ घरों में શું તકલીફ છે માસી? એટલે પોતે પાણી આવે, બધું ચીરા પડી ગયેલા છે, બધું પાણી આમાં આવે છે। તો કોર્પોરેશનને રજૂઆત કરો છો કોઈ વાર? અરે આયા હતા કે હા પાણી આપીશું, નળ તમને મેલાય, પણ એ બી નહીં આવતા એ લોકો। અને દીવારોમાંથી પાણી આવે છે? આ બધે પાણી આવે છે। आवास दे तो दिए जाते हैं, लेकिन जिन कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर कम गुणवत्ता का काम करते हैं और खामियाजा आखिरकार स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ता है। इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और आज भी विपक्षी नेता अमीर रावत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज
पूरे गुजरात में 182 विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और 182 विधानसभा में लाभार्थियों को अलग अलग जगह आवासों का आवंटन किया गया है। 1,31,000 से ज़्यादा आवास आज आवंटित किए गए हैं। लेकिन वडोदरा शहर में जो आवास दिए गए हैं, सालों से दिए गए हैं, उनकी जो स्थिति है उस पर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। मैम, जो स्थिति है आवासों की उसको तो हमने देखा ही है। आवास दिए तो जा रहे हैं लेकिन वो कौन सी गुणवत्ता के हैं वो हम सब जानते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? अगर आज प्रोग्राम करना था तो सही में आवास योजना के जो बेनिफिशियरीज़ है और जिनको बरसों से जिनके घर टूट गए और बेनिफिशियरी नहीं बन पाए, जो फ्यूचर बेनिफिशियरीज हैं, उनको बुलाना चाहिए था। पर यहाँ तक कॉरपोरेशन के क्लास 4 स्टाफ को आज छुट्टी दी गई। कॉरपोरेशन के एसेंशियल काम सफ़र किया और उन लोग की भीड़ वहाँ इकट्ठा करके इसको एक राजकीय रूप दिया गया है, एज इफ़ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो जिसमें भीड़ एकत्रित करके किसी को खुश करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और इसका कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है आज, क्योंकि पूरे बड़ौदा शहर की सिटी बस सर्विस भी बंद है। वो सारी बस ये भीड़ इकट्ठा करने डाइवर्ट की गई है। जिन लोग को छुट्टियां दी है उन लोग को उस बस में बिठा के उस प्रोग्राम में भीड़ एकत्रित करने ले गए। अगर वाकई में आप बेनिफिशियरीज ले जाते तो हमने साथ में BNM के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं। पास में कलाली वाले घर हमने देखे हैं, किस क्वालिटी के खंडहर जैसे घर बने थे। वो देने के पहले तोड़ने की हमने डिमांड की थी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मंगवाने की बात की थी। और जिस तरह से माधव नगर, केशव नगर में कुछ ही साल के बाद मकान गिरने लगे, उसी तरह के माहौल इस घर में भी है। अगर आवास योजना एक्चुअली दिखानी है तो आप घर हर जगह जाके देखिए। 5 साल 2 साल 5 साल में देने के बाद उसमें लीकेजेस हो रहे हैं, उसमें से प्लास्टर गिर रहा है, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है और हर रोज़ हंगामा होता है, हर रोज़ यहाँ पे नारे लगते हैं, हर रोज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं। तो आज कौन से लाभार्थी थे जो सरकार के लिए ताली बजा के वहाँ बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली आप रियलिटी चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि आई डोंट थिंक वो रियल बेनिफिशियरीज़ होंगे। सही बेनिफिशियरीज़ को आपको मिलना है तो आप जाइए, जहाँ पर उनको घर दिए गए उसकी क्वालिटी दिखाइए। वडोदरा शहर में कई आवास योजनाएं ऐसी हैं जो 2-4-5 सालों में खस्ता हाल हो गई है। कई आवास योजनाएं तो ऐसी हैं जो सालों से पैसे चुका देने के बावजूद घर बनकर तैयार नहीं है और वो भी घर बिना दिए खस्ता हाल हो गए हैं। उन्हें भी रंग रोगान कर शायद आने वाले वक्त में लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा घटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वही आवास योजना है जो बनने से पहले VNM ने आपको दिखाई थी कि कितनी खस्ता हाल थी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने आनन फानन में इसका जैसे तैसे काम कर दिया और अब ये लोगों को रहने के लिए दे दी गए हैं। और उसी का नतीजा है कि सिर्फ साल 2 साल 3 साल बीते हैं और यहाँ खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे हुए हैं, दीवारों से पानी रिस रहा है और लोगों के घरों में गिर रहा है। आने वाले कुछ सालों में तो ये बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा खस्ताहाल हो जाएगी कि यहाँ रहना भी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। वडोदरा शहर वैसे भी केशव नगर, माधव नगर जैसी दुर्घटना का शिकार बन चुका है और ऐसे में आवास योजना के नाम पर गुणवत्ता विहीन इमारतों को तैयार कर दुर्घटनाओं को और न्योता दिया जा रहा है। लेकिन आवास योजनाओं की गुणवत्ता को कॉरपोरेशन को समय समय पर देखते रहना होगा, नहीं तो फिर एक बार वडोदरा शहर को किसी बड़ी दुर्घटना का गवाह बनना पड़ेगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। संसद में बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सत्र को एक दिन बढ़ाया गया। संसद में बजट सेशन का आज आखिरी दिन रहा। सुबह 11 बजे लोकसभा की शुरुआत राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के साथ हुई। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले। उन्होंने कहा 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पहचानते हैं वो अपने वजूद को खो देते हैं। शाह से पहले AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली?
क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। इससे पहले राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअली चौधरी चरण सिंह का अपमान किया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका विरोध, नारेबाजी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने सदन में जैसा माहौल बनाया उससे हर किसान को चोट पहुंची। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ही बजट सेशन एक दिन बढ़ाया गया था। संसद सत्र के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भी संबोधित किया। ये 17वीं लोकसभा का प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन रहा। 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। %97 प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज़्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन पर कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। इसी बीच बिना टेंडरिंग के ड्रेनेज सफाई का 56 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली की कंपनी को दे दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर कई तरह के खर्च होते हैं, लेकिन कई बार जनता के टैक्स के पैसों की फिजूल खर्ची सामने आती है और तब सवाल उठना लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट देने में हमेशा ही वडोदरा महानगर पालिका सवालों के घेरे में रही है और इस बार ड्रेनेज की सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिल्ली के किसी कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ों रुपए के खर्च से दिया जा रहा है, जिसका टेंडरिंग भी नहीं हो रहा है। विपक्ष की नेता अमी रावत इस पर क्या कहती हैं, उनसे जानते हैं। मैम, बिना टेंडरिंग के दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसी विषय के बारे में कल हमने एक लेटर भी लिखा था। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर, सभी को इसके बारे में हमने हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी टेंडर हो कॉरपोरेशन का, विदाउट टेंडरिंग आप किसी को काम नहीं दे सकते। ये हमारे घर का काम नहीं है कि हम डिसीजन ले सकें। इसमें सीवीसी की गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है एंड एज़ पर गाइडलाइंस विदाउट टेंडरिंग आप छोटे से छोटा काम भी नहीं दे सकते। और ये तो ऑलमोस्ट 57 करोड़ का काम है। हाउ कैन यू गिव इट विदाउट टेंडरिंग, पहला इशू है। सेकेंडली, ये इलीगली तो दिया ही है, ऊपर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार ने इनके साथ कोई टेंडरिंग किया है और उन्होंने कहा है राज्य का सरकार लोकल गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती कौन से काम करे कौन से ना करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लोकल बॉडी के जो फाइनेंशियल पावर्स है वो लोकल बॉडी को दिया है। इसका डिसीजन समग्र सभा में होना चाहिए था। ये डिसीजन लेने का हक हमारा है। ऊपर से कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप इनको काम दीजिए। इस बारे में भी हमने बात की थी। जो काम दिया गया है वो बेसिकली ड्रेनेज लाइन क्लीनिंग का है। ये काम हम लोग बरसों से कर रहे हैं। हमारे पास अपने खुद के जेटिंग मशीन्स है और जिस मशीन की ये लोग बात कर रहे हैं वो मशीन भी हमारे पास 2 है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने लिए हुए हैं। तो इसको चलाने का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है। तो ये आउटसोर्सिंग करने की ज़रूरत क्या थी?
ये मशीन की कॉस्ट जब स्मार्ट सिटी में ख़रीदी तो 5 करोड़ का एक मशीन था, तो 57 करोड़ में तो हम हर जोन में 2-2 मशीन लेके उसको O&M करते, तो भी 5 साल के बाद हमारे पास एटलीस्ट 30-40 करोड़ के मशीन अपने होते और हमारी इन हाउस एक्सपर्टीज़ होती। सेकेंडली ये रिसाइकलिंग ड्रेनेज क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पानी रिसाइकिल करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कॉरपोरेशन करोड़ों लीटर पानी है, 25% हमारा जो वाटर सप्लाई का पानी है वो लाइन लॉस में जा रहा है। तो खाली जेटिंग मशीन में कितना पानी जाता है, तो उसको बचाने के लिए 57 करोड़ वाली हमारी जो टेस्टेड सिस्टम है, जेटिंग मशीन है, साथ में एक हमारे उसको खींचने के लिए जो सुपर सकर जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ इनफ। और इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको वाटर कंजर्वेशन की बात करनी है तो पहले 57 करोड़ में जो लाइन लीकेज है वो दुरुस्तीकरण कराइए, तो ज़्यादा पानी बचेगा, ज़्यादा एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। पर ये तो सिंस ऊपर से ऑर्डर आया है, किसी को ऑब्लाइज करना है, ये काम उन्हें देना है दिल्ली वालों को, इसलिए ये काम लेके आए हैं एंड इसके बारे में सभी चुप है। क्या ऐसा है कि गुजरात की सभी महानगर पालिका में इसे लागू करना है और वहाँ तो शायद टेंडरिंग प्रक्रिया हुई है कि नहीं, कोई जानकारी है? क्योंकि ये कॉरपोरेशन कह रहा है कि ये तो सिर्फ वडोदरा में नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सुना है कि ऊपर से आदेश है कि सभी जगह होना चाहिए, तो ये नया तरीका का भ्रष्टाचार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढूंढ के रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने ढूंढ के रखा है। टेंडरिंग पूरे स्टेट और पूरे देश के लिए ही टेंडर कर देते हैं, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन बनाने तो पूरे देश में अडानी को दे दो, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। लोकल बॉडीज़ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वो आंख बंद करके उसको फॉलो करती कि ऊपर से आदेश आया है, कोई उसका अपोज करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। पर इनडायरेक्टली वो शहर में उसकी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उससे सस्ते में मिलता है नहीं मिलता है, वो करना है नहीं करना है, ये सारे पावर्स तो लोकल बॉडी के हैं। हाउ कैन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेट ऑन दिस? कहीं ना कहीं ये तो सवालों के घेरे में है ही। जीपीएस ट्रैकर लगाने की बात है, करीबन 250 जितने वाहन हैं, उस पर भी आपने आवाज़ उठाई है। आप अपना मोबाइल खोलिए, जीपीएस ट्रैकर की कीमत देखिए, तो आपको 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक डिफरेंट ऑप्शंस के मिलेंगे। चाहिए ऐसे जीपीएस ट्रैकर मिलते हैं। अभी तो ये कोई नई बात है नहीं, अपने गाड़ियों में भी सब लगवाते हैं। और जो कॉरपोरेशन के व्हीकल्स है, 450 व्हीकल्स के लिए जीपीएस ट्रैकर लेने की बात कर रहे हैं, अगर 10,000 का भी एक गिनते तो 45 लाख में ट्रैक कराएंगे। एट एंड ऑफ 5 years O&M उनका होता है, 2-3 साल का तो कंपनी की गारंटी वारंटी होती है। तो एट एंड ऑफ टेंडर पीरियड जो हमारा 5 साल का टेंडर है, हमारे पास 45 लाख में से कम 35-40 लाख के मशीन्स इक्विपमेंट्स बचे रहते। अभी ये 77 लाख का हमने टेंडर देना है, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर भी बनाने की बात कर रही है, पर हर एक मशीन के साथ अपना इक्विपमेंट के साथ अपना सॉफ्टवेयर आता है। और कॉरपोरेशन के हर व्हीकल के लिए रिक्वायरमेंट भी अलग है। जेसीबी को आप उसका मूवमेंट नहीं मॉनिटर करते, वो कितनी देर एक स्टैंड खड़ी हुई जगह पे भी वो कितना चलता है वो मॉनिटर करना होता है। वेरएस डोर टू डोर की गाड़ी का रूट मॉनिटर करना है, तो कोई और मशीन है उसका कितना किलोमीटर्स चला, सिटी बस कितना किलोमीटर्स चली वो मॉनिटर करना है, कहाँ कितना वेट किया वो मॉनिटर करना है। इन दैट केस सबके रिक्वायरमेंट अलग है और कॉरपोरेशन अपने हिसाब से इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाने के कैपेबल है, क्योंकि हमने इतना आईटी का स्टाफ लगा रखा है, सीसी कमांड सेंटर की बात कर रहे हैं। एंड वर्स्ट, ये खर्चा करने के बाद भी आज तक कौन से बिल में हमने जीपीएस के रिकॉर्ड्स को टैली करके पेमेंट दिया? कोई मॉनिटरिंग तो होता ही नहीं। डोर टू डोर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कहीं मॉनिटरिंग तो हो ही नहीं रहा। जब वो ट्रैकर से हिसाब से खुद शासक पक्ष के आशीष जोशी ने कहा था कि यहाँ पर इतने मिस पॉइंट है, तो नोबडी टुक एक्शन ऑन इट। और जहाँ होना चाहिए वहाँ तो एक्चुअली जीपीएस सिस्टम काम ही नहीं करती है और इस हिसाब से बिलिंग भी नहीं हो रहा। उसी तरह सिटी बस की बात करूँ तो सिटी बस में मैंने खुद बोला है कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है इंडस कॉरपोरेशन का और जो उन लोग का जीपीएस सिस्टम है, दोनों में वेरिएशन है और हर बस का 3 से 3.5 किलोमीटर डेली का डिफरेंस आ रहा है। उसका सब क्यूमुलेटिव मैंने डिडक्शंस का अमाउंट भी बोला है, तो अराउंड 42 करोड़ की रिकवरी आ रही है हमारी कॉन्ट्रैक्टर से। पर उसके बारे में 1.5 साल से सब चुप है। अगर आपको एक्शन ही नहीं लेनी तो फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का दिखावा करके उसमें खर्चा क्यों कर रहे हैं? 450 व्हीकल्स के लिए था और उसको 250 व्हीकल्स कर दिए। अभी हमारे व्हीकल पूल में जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है, उसके अलावा जो हायर पे लेते हैं, सभी गाड़ियों में जीपीएस की ज़रूरत है, तो उसको क्वांटिटी कम करके तो आप कोई पैसा नहीं बचा रहे। और रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रैकर होने चाहिए, मॉडर्न सर्विस है उसको देना ही चाहिए। इश्यू ये है कि उसको आउटसोर्स करना है कि खुद खरीद के इन हाउस कैपेसिटी डेवलप करनी है। हमारा कहना ये है कि आप खुद खरीदो, इन हाउस कैपेसिटी डेवलप करो और हमें हमारे सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, हमारा खुद का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। बट ये तो किसी
कमा के देने के लिए और उसमें से स्प्लिट लेने के लिए काम दिया जा रहा है, वो दिख रहा है। जीपीएस ट्रैकर की बात हो रही है और जीपीएस ट्रैकर खुद के खरीदे, ये मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के राजकोट में 15 फरवरी से खेले जाने वाले टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए टिकट्स की ऑफलाइन बिक्री भी शुरू हो गई है। भारतीय टीम फिर एक बार गुजरात के राजकोट में खेलती हुई नजर आएगी। 15 फरवरी को राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और इंडिया के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज में एक मैच जीतने के बाद तीसरी टेस्ट मैच काफी दिलचस्प हो सकती है। टीम इंडिया इन दिनों अच्छे फॉर्म में है, ऐसे में टेस्ट मैच देखने के लिए भी लोग काफी बेताब हैं। राजकोट में ऑफलाइन टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। पेटीएम द्वारा 3 जगह बॉक्स ऑफिस बनाकर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच की 1 दिवसीय या 5 दिवसीय टिकटों की बिक्री की जा रही है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जामनगर हाईवे और राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की टिकटों की बिक्री हो रही है, जिसे लोग बड़ी संख्या में उत्साह से खरीद रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में इंडियन ओवरसीज बैंक का 88वां फाउंडेशन डे विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया। वडोदरा में इंडियन ओवरसीज बैंक कार्यरत है, जिसका 88वां फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैंक की अलकापुरी ब्रांच से सयाजी बाग तक ये वॉकथॉन आयोजित की गई। हम लोग जो है आज इंडियन ओवरसीज बैंक 88वां फाउंडेशन डे मना रहा है। ये कार्यक्रम जो है पूरा भारतवर्ष में चल रहा है। हमारे 3203 ब्रांचेज हैं और सारे जगह 88-87 साल से हम देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे ग्राहकगण इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, हम लोग जो कर रहे हैं कि वाकाथन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अपने 88 फाउंडेशन डे के बारे में बताना है। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने हेल्थ चेकअप का किया है और सारे हेल्थ चेकअप में जो भी चीज़ प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जो भी उपाय होगा बताया जाएगा। और तीसरा
कार्यक्रम हम लोग शेल्टर होम में राशंस एंड एक टीवी जो है, शेल्टर होम की डिमांड थी कि टीवी प्रदान किया जाए, तो टीवी हम लोग शेल्टर होम को इंडियन ओवरसीज बैंक के तरफ से डोनेट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और एक समय का खाना भी हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ ही इस मौके पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप समेत के विभिन्न आयोजन किए गए। इस मौके पर आईओबी की रीजनल ऑफिस के चीफ रीजनल मैनेजर भूपेंद्र नारायण सिंह, AIOBEU के वाइस प्रेसिडेंट हार्दिक खरा, AIOBEU के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी विशाल शाह, IOBOA के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अनुराग पाठक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी OBC एसोसिएशन प्रतीक परमार समेत के अन्य उपस्थित रहे। Today, our Indian Overseas Bank's 88th Foundation Day. Our bank was founded by MCT Chidambaram Chettiar, who is from Karnataka and Karaikudi. Now, more than 3,200 branches are there in our bank. Out of 12 public sector bank, IOB is in the second rank. And recently, in December quarter, our profit also is very high. And net NPA, our bank is third in the rank out of all public sector bank. And total advances growth में number 1 among all 12 public sector bank. Even SBI and other banks is behind IOB. Today in regional Baroda regional office, and we have organized the Founders Day campaign today in the walkathon, and also we have organized a health camp today here in Alkabri branch, and we are going to donate a television to the old age home, which is handled by our municipal Baroda municipality, and we are going to give dresses also to them, and one time food also arranged by us. हम लोगों का पूरा देश में 3,220 ब्रांचेस है, उसमें बड़ौदा रीजन में 46 ब्रांचेस है, और बड़ौदा में सिटी में 13 ब्रांचेस है। हम लोगों का बैंक जाना जाता है कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। आप लोग हमारा एडवर्टाइज ज़्यादा नहीं देखे होंगे मुझे लग रहा है मीडिया में, बट हमारे कस्टमर जो है हमारे एडवर्टाइजर है। तो हम ये फाउंडेशन डे में जो 88 फाउंडेशन डे है, ये जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक में हम लोग वन है, ये बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स शेयर होल्डर्स हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैं पूरा गुजरात वासियों को और बड़ौदा वासियों को स्पेशली ये आमंत्रित करता हूँ हमारे शाखा में आए, और हमारा जो प्रोडक्ट है लोन्स का, डिपॉजिट्स का और बाकी सारा सेवाएं जो है उसका लाभ प्रदान लीजिए। और हम लोग भी लोन भी बहुत कम इंटरेस्ट में देते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट टू द इंडस्ट्री। सो मैं ये फाउंडेशन डे में आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आईओबी के साथ जुड़िए। जो हमारा टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद, आप भी ग्रो कीजिए और हम भी ग्रो करेंगे साथ में। ये फाउंडेशन डे में मैं एक बार सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नज़दीक आईओबी बैंक में जाइए और अपना खाता खुलाइए, और जो भी लोन का जो भी ज़रूरत है उसका लाभ उपलब्ध कराइए। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन के बजट में कांग्रेस द्वारा 506 करोड़ का सुधार सामने रखा गया है, जिस पर एएमसी के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने जानकारी दी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12,962 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें कांग्रेस पक्ष द्वारा आज सुधारा करो बजट में 506 करोड़ रुपए का सुधारा रखा है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि यदि अहमदाबाद शहर में अभी सबसे बड़ा मुद्दा हो तो वो बरसाती पानी का है। 1 इंच बरसात में पूरा अहमदाबाद शहर डूब जाता है। पश्चिम विस्तार जैसा विस्तार जो अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हो, उन विस्तार में भी 1 इंच बरसात में कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर डूब जाता है। उसलिए स्टॉर्म वाटर के लाइन को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ का सुधारा रखा है। जंगल सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए 25 करोड़, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले जंगल सफारी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब बनाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से उस कार्य को आगे लेने के लिए अपना सुधारा रखा है।
हाटकेश्वर जैसा ब्रिज जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका निकाल अभी तक नहीं कर पाई। तो कांग्रेस पार्टी ने हाटकेश्वर ब्रिज को फिर से शुरू करने के लिए अपना सुधारा रखा है। महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एंटरप्रेन्योर, जो महिला अपने खुद का बिजनेस चलाती हो, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देनी चाहिए। युवाओं के लिए आजकल क्रिकेट इस देश में एक बहुत ही दिलचस्प एक स्पोर्ट्स है। तो अहमदाबाद शहर में युवाओं के लिए जोन दीठ बॉक्स क्रिकेट का आयोजन किया जाए, उसलिए 3 करोड़ का आयोजन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं ड्रग्स का व्यापार हर गली गली में चल रहा है और युवा धन कहीं ना कहीं ड्रग्स के चपेट में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहा हो, तो कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा रिहैब सेंटर बनाने के लिए अपना सुधारा रखा है। साबरमती नदी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में देश की दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित नदी बन गई, उस नदी को शुद्धिकरण करने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा है। और जो नए विस्तार जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों के लिए उन विस्तारों का समावेश करती है, लेकिन उनके डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उनका डेवलपमेंट नहीं किया जाता। उन विस्तारों का डेवलपमेंट करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी रखने की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फटकार लगाने के बाद ढोर पकड़ने की सबसे बड़ा झुंबेश अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस झुंबेश में कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ढोर डब्बे में रोज 30 गायों से ज्यादा मृत्यु होती थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं सीएनसीडी विभाग की पॉलिसियों को बदलने के लिए अपना सुधारा रखा है। और दूसरी अन्य भी काफी सुधारे जो रखे हैं वो मीडिया को कांग्रेस पार्टी ने डिटेल में फाइल के और पीडीएफ के रूप में दिए हैं। यदि किसी को विस्तार में उसे देखना हो तो उससे चर्चा कर सकता है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में लाभार्थियों को आवास का वितरण किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 2,993 करोड़ के खर्च से 1,31,454 आवासों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वडोदरा में सभी 5 विधानसभाओं में यह आयोजन हुआ, जिसमें मांजलपुर विधानसभा में विधायक योगेश पटेल की अगुवाई में लाभार्थियों को आवास का वितरण किया गया। મોદીજીએ જે 1,35,000 મકાનોનું લોકાર્પણ કરવાના છે, આજે વડોદરાની 5 વિધાનસભામાં 5,000 વ્યક્તિ જે લાભાર્થીઓ જેને અનેક લાભો સરકાર આપણે રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકારની લીધી છે, એ બધાને આજે એકત્રિત કરવામાં આવે છે। આજે આખા ગુજરાતમાં જે 182 સીટ છે એ બધી સીટ ઉપર આ કાર્યક્રમ યોજાયો છે। રંગે ચંગે આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રિતો પણ બધા પધાર્યા છે અને જે 2024ની લોકસભાની ઇલેક્શન આવી રહી છે ત્યારે અમારા જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે 26 सीटों पर हमारी लोकसभा सीटों लड़ाईशू, ये 5 लाख ऊपर वोटे जीते ए माटे अमरा राज्यना जे भाजपना अमरा प्रमुख है CR पाटिल जी एमने जे नक्की कर्यु छे ए प्रमाणे आ वडोदरा तो 5 लाख ऊपर थी आ सीट जीतवानी है, एमां बे मत नहीं, पण राज्यनी 26 से 26 सीट जीते ए माटे आ कार्यक्रम है। वडोदरा के शहरवाड़ी विधानसभा मत क्षेत्र में विधायक मनीषा वकील के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास के लोकार्पण और ई गृह प्रवेश के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए। आज आदरणीय वडाप्रधान भाई श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना वरद हस्ते રૂપિયા 2,993 કરોડના ખર્ચે 1,31,454 જેટલા આવાસોનું ઈ લોકાર્પણ
કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ ભવ્યાથી ભવ્ય આવાસોના લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં સમગ્ર દેશમાં જ્યારે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે વડોદરા શહેરની પણ 5 વિધાનસભામાં મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં गुजरात के वडोदरा के गोत्री न्यू अलकापुरी इलाके में स्थित लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल में वार्षिक खेलोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के लिटिल मिलेनियम स्कूल में प्ले ग्रुप नर्सरी किंडरगार्टन संचालित है। इस स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव उड़ान विंग्स तो फ्लाई के रूप में आयोजित किया गया। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वीएनएम टीवी की सीईओ गायत्री व्यास ने उपस्थित रहकर छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया। लेट श्री एडी व्यास मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जब आप जिंदगी के खेल में हो तो ग्राउंड पर खेलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो वो खेल जिंदगी के खेल को बहुत बखूबी सिखा देता है। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर हमने मिट्टी के साथ नहीं खेला है तो मानो आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ छूट रहा है। देखिए बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आज आप सबसे बात करूँगी, आप सबको बताऊँगी। आपने भी बहुत खेला होगा, यानी हमने तो बहुत खेला है। मुझे याद है कि पढ़ाई कम होती थी, खेल ज़्यादा होता था। और मेरे पिताजी, उनका तो और भी ज़्यादा ऐसा था कि पढ़ाई बहुत छोटी सी, खेल बहुत सारा। आज ऐसा हो गया है कि बच्चों को हम किताबों से बाहर नहीं लाते हैं या फिर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो पहले डिसिप्लिन में हमें आना होगा। ज़्यादातर पेरेंट्स को हम देखते हैं कि दिन भर काम करके घर लौटे हैं तो टीवी ऑन हो गया है, मोबाइल में बैठे हैं, मोबाइल लेकर बैठे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो डिसिप्लिन हम किसे सिखा रहे हैं, बच्चों को या हमें खुद को करना पड़ेगा? तो बच्चों को ग्राउंड पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए हर पेरेंट, हर अभिभावक खुद बच्चा बने, वो उसके साथ में खेलना शुरू करें, वो खुद भी खेलें, तभी हम बच्चों को ये ग्राउंड पर सिर्फ साल में एक बार नहीं रोज़ाना ले जा पाएंगे। हफ्ते में कुछ ऐसा टाइम डिसाइड करना होगा कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं इसीलिए मोबाइल की बार बार बात कर रही हूँ कि कितना भी हम कह लें कर लें, बच्चों से और पेरेंट्स से मोबाइल नहीं छूट रहा है और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम खुद उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज इस स्पोर्ट्स मीट से एक मैसेज लेकर आप सब जाइएगा कि हमें बच्चों के साथ खेलना है, मोबाइल साइड में रहेगा। ये स्पोर्ट्स मीट आपको सिखाएगा और नाम इतना खूबसूरत दिया है उड़ान। हमारे बच्चों की उड़ान हमें देखनी है तो हमें उसे पंख देने के लिए हमें भी उसके साथ उड़ना होगा, तभी वो उड़ पाएगा। तो उस उड़ान में आपका हिस्सा बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। मैदान पर जब हम आते हैं तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं आते हैं, हम खेलने के लिए आते हैं और खेल बहुत कुछ सिखाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस स्पोर्ट्स मीट से, उड़ान से आप सब भी एक नई उड़ान की ओर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों और पूरी लिटिल मिलेनियम की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आप करते रहें, बहुत सारे बच्चों के जीवन में आप कुछ नयापन लाएं, कुछ बदलाव लाएं। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे के तहत अलग अलग आयोजन किए गए, जिसमें ह्यूमन पिरामिड, रोप मलखंब, एनर्जाइजर रेस और अन्य खेल गतिविधियां आयोजित की गई,
जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साह से शिरकत की। छोटे छोटे बच्चों के लिए किए गए इन आयोजनों को अभिभावकों ने भी खूब सराहा। आज मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पे लिटिल मिलेनियम के स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने आई हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे को इतना सब कुछ आता है, शेप्स, लाइंस, रनिंग, सब कुछ कर रहा है। वो देख के बहुत खुशी मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास हेतु खेल गतिविधियां जरूरी हैं और इसी के तहत लिटिल मिलेनियम स्कूल द्वारा पहली बार ये खेलोत्सव आयोजित किया गया। हमारा फर्स्ट स्पोर्ट्स डे है। हमारे स्पोर्ट्स डे का नाम है उड़ान, विंग्स टू फ्लाई, और ये लिटिल मिलेनियम गोत्री न्यू अलकापुरी जो हमारा फ्रेंचाइजी है लिटिल मिलेनियम का, उसका पहला एनुअल स्पोर्ट्स डे मीट रखा है डीकैथलॉन में। एंड हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बच्चे भी हमारे बहुत छोटे 2.5 to 3.5 ईयर्स के बच्चे हैं, हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमारा 9 मंथ्स ही हुआ है एडमिशन लेके तो बच्चों को स्टार्ट करे हुए। तो इट हैज़ बीन जस्ट 9 मंथ्स, तो हम काफ़ी नर्वस है, एक्साइटेड है, पर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बच्चों को भी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है कि वो लोग घर स्कूल के अलावा भी बाहर निकले हैं। उन्होंने बाहर प्लेग्राउंड क्या होता है, कैसे स्पोर्टिंग स्पिरिट डेवलप करते हैं, वो सब उन्होंने देखा है। तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी नर्वस है और एक्साइटेड है वो लोग भी, क्योंकि उनको भी फर्स्ट टाइम उनके बच्चों को इतना बड़ा ग्रैंड लेवल पे देखने को मिला है। वी होप कि हमारा जो फर्स्ट ये एनुअल स्पोर्ट्स डे मीट है वो आगे बढ़े और काफ़ी उड़ान तक पहुँचे और काफ़ी आगे बढ़े हम लोग। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में वाघोड़िया रोड पर क्रिएटिव ग्रुप ऑफ विमेन द्वारा स्टाइलिश साड़ी पहनने की प्रतियोगिता आयोजित की गई. वडोदरा में वाघोड़िया रोड पर महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए क्रिएटिव ग्रुप ऑफ वुमेन कार्यरत है, जो महिलाओं के हित में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता आया है. इसी के तहत क्रिएटिव हाउस में स्टाइलिश साड़ी पहनने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अलग अलग प्रांत की अलग अलग तरह की अलग अलग स्टाइल की साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया. ये हमारी क्रिएटिव फैमिली है, हमारी क्रिएटिव ग्रुप, जिसका आज रजत जयंती है और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने साड़ी कंपटीशन रखा है. हमारे भारत देश में लगभग 75 प्रकार के अलग अलग तरह के साड़ी पहने जाते हैं और उसी को थीम बना करके हम लोगों ने यहाँ पे साड़ी कंपटीशन रखा है. सारी बहनों जो हैं अलग अलग तरह की साड़ी पहन करके आएगी और हम सब मिल करके अपने क्रिएटिव फैमिली, अपना क्रिएटिव ग्रुप मिल करके बहुत ही प्यार से ये जो हमारा रजत जयंती है उसको सेलिब्रेट करेंगे. आज आप जहाँ पे खड़े हैं वो क्रिएटिव हाउस है. वाघोड़िया रोड पे चल रही संस्था क्रिएटिव ग्रुप ऑफ विमेन का ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ईयर है और आज का जो कार्यक्रम है वो स्टाइलिश साड़ी वेयरिंग कंपटीशन है. जैसे कि सब हम जानते हैं कि भारतीय नारी की जो वार्डरोब होती है, उसका जो पहनावा होता है, उसमें साड़ी का एक अनोखा स्थान है और वही स्थान को बरकरार करने के लिए और उसको आधुनिकता में अपडेट करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 50 मेंबर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कुल 250 मेंबर यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं. गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में 2 दिवसीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है. एमएस यूनिवर्सिटी की फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में 2 दिवसीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुड़ासमा द्वारा रिबन काट कर फेयर की शुरुआत की गई, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर अपने कोर्स के बारे में जानकारी दी गई. महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की एडमिशन की तैयारियां अब से ही शुरू है, जिसमें फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस ने आज एक प्रवेश उत्सव रखा है. शहर भर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे गुजरात से यहाँ पे लोग एडमिशन्स लेते हैं. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए वेल इन एडवांस्ड एक ऐसा आयोजन किया गया है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे हैं. उनकी कार्यदक्षता का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा. कौन कौन से कोर्सेज़ है, कैसी चीज़ें यहाँ पे बनती है, स्टूडेंट्स के कैरियर किस दिशा में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को आगे पता चलेगा. मेरी तरफ से फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस को बहुत बहुत बधाई. हमारा स्टॉल फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर. हमारे स्टॉल में हमने डिस्प्ले किया है कि हम इंडस्ट्री में जो गारमेंट्स बनते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, उनका प्रोसेस क्या है. कि जैसे पहले डिज़ाइनिंग होता है, डिज़ाइनिंग के बाद फिर हम पैटर्न्स बनाते हैं, पैटर्न्स के बाद उनको हम कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर से एक टुआ बनाते हैं जो कि एक सैम्पल गारमेंट होता है और फिर हम उसका फाइनल प्रोडक्शन करके फिर उसको मास बल्क प्रोडक्शन करते हैं. तो ये हमने पूरा डिस्प्ले किया है. उसके साथ साथ हमारे पास कंटेंट में फैशन के रिलेटेड भी डिस्प्ले में है और फिर 2-4 गेम्स भी हम खिला रहे हैं जिसमें आप कैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ाओ. फिर हमारा एग्जीबिशन भी आ रहा है मार्च के 9th और 10th त्रिशा गैलरी में, तो उसके रिलेटेड भी हमने क्विज शोज और वो डिस्प्ले किया हुआ है. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीन सहित कम्युनिटी साइंस के स्टूडेंट्स इस फेयर में जुड़े. कम्युनिटी साइंस के स्टूडेंट द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर फैशन डिजाइनिंग के कोर्स और फैशन डिजाइन की प्रोसेस से जुड़ी जानकारी
शहर के लोगों तथा स्टूडेंट्स को दी गई। मेरा जो फैकल्टी वो फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस है। मैं क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोथिंग एंड डिज़ाइन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में धागा बनाने से कपड़ा बनाने तक सब रेडी होता है। उसके बाद उस कपड़े बना हुआ कपड़े को उसको कैसे डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको सरफेस ऑर्नामेंटेशन कैसे यूज़ करते हैं उसका है। मैं यहाँ पे बेसिकली लूम, मतलब जब हैंडलूम होता है ना, उसको डिस्क्राइब करें। बेसिकली क्या होता है कि धागा बनने के बाद उसको कपड़ा बनाने के लिए लूम्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें हैंडलूम एंड पावर लूम यूज़ होता है। फर्स्टली हैंडलूम में भी अलग अलग टाइप होते हैं। फ्रेम लूम होता है, पिट लूम होता है, जकार्ड लूम होता है, टेबल लूम होता है। ये टेबल लूम का ये है क्या बोलते हैं उसको, टाइप है। सो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ बेसिकली पहले होता था कि 3rd ईयर तक, मतलब जो BSc वाले हैं उनको नॉर्मल और सिंपल व्यूज़ पढ़ाए जाते थे और मास्टर में कॉम्प्लेक्स व्यू और उनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते। लेकिन अब रिवाइज जो होने वाला है अगले साल से आने वाला है, उसमें 4th ईयर में ही ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्स व्यू इंक्लूड की जाएंगे। गुजरात सरकार की बड़ी बड़ी बातों पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश फ्रंटल अध्यक्ष प्रवीण राम ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી મોટાભાગની પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ, પરીક્ષાઓના પેપરો ફૂટવા, પરીક્ષાઓના પેપરો લીક થવા, આવી ઘટનાઓ ગુજરાતમાં સામાન્ય બની ગઈ છે। આવી ઘટનાઓ કોઈ બને અથવા કોઈ મોરબી ઘટના, વડોદરા દુર્ઘટના જેવી કોઈ ઘટનાઓ બને એટલે ભાજપના નેતાઓ ચોમાસામાં જેમ ડેટકાઓ બહાર આવીને ડ્રાઉં કરે એમ ભાજપના નેતાઓ બહાર આવી અને મીડિયાની અંદર બયાનબાજી કરે કે કોઈ પણ 30 પાર ખાસ એને છોડવામાં નહીં આવે, ગમે તે ગુનેગાર હશે એને પકડી લેવામાં આવશે, કાયદો કાયદાનું કામ કરશે। થોડો સમય તો એવું લાગે ભાજપના નેતા જે ચર્ચાઓ કરતા હોય એના ઉપરથી એવું ઘણીવાર તો ફલિત થાય અને લોકોને, સામાન્ય ગુજરાતની ભોળી જનતાને એવું પણ લાગવા માંડે કે ગુનેગાર પકડાશે આ તો ગોળીએ દઈ દેશે, ગુનેગાર પકડાશે એટલે આને ફાંસીએ ચડાવી દેશે। પણ વાસ્તવિક સ્થિતિની અંદર આવું કંઈ થતું નથી। વારંવાર એવું કહે છે કે ગુનેગારોને પૂરા કરી દેવામાં આવશે, પણ હકીકતમાં ગુનેગારો પૂરા નથી થતા। આ ભાજપની સરકાર પૂરા કરે છે, પણ કોને પૂરા કરે છે? જે ફરિયાદ કરે છે એને પૂરા કરી દે છે। જે ગુજરાતમાં બેરોજગાર યુવાન છે, જે રાત દિવસ મહેનત કરી પોતાના પરિવાર પેટે પાટા બાંધીને અહીંયા ભણાવવા મોકલે છે, છતાં પણ મહેનત કરીને જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમને આ સરકાર પૂરા કરી દે છે। જે ખેડૂતો છે એમને પૂરા કરી દે છે, જે વંચિતો છે એમને પૂરા કરી દે છે। પણ કોઈ ભ્રષ્ટાચારી હોય, કોઈ કટકીબાજ હોય, કોઈ બળાત્કારી હોય, કોઈ પેપર ફોડનાર હોય, એમને તો આ સરકાર બચાવી લે છે, કારણ કે એમના માટે તો આ બધા કમાઉ દીકરા છે। એમની કટકીમાંથી આ બધાએ ભાગ જોઈએ છે એટલે એમને બચાવી લેવામાં આવે છે। અને આ માત્ર મારો આક્ષેપ નથી ભાજપ સામે, પુરાવા સાથે, 2 પુરાવા સાથે હું વાત કરવા માંગુ છું કે આવા લોકો, આ ભાજપની સરકાર ભ્રષ્ટાચારીઓને બચાવે છે, એમની પુરાવા સાથેની મીડિયા સમક્ષ વાત કરવા માંગુ છું કે હાલમાં વિધાનસભાની અંદર આંકડાઓ રજૂ થયા છે। આ મેં આપેલા આંકડાઓ નથી, વિધાનસભામાં ભાજપની સરકારે આપેલા આંકડાઓ છે। સરકારે એવું સ્વીકાર્યું છે કે ભરતી કૌભાંડના 6 આરોપીઓ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઉત્તર વહી કૌભાંડના હજી 22 આરોપીઓ પકડાયા નથી। આ જવાબ છે ગુજરાત સરકારનો। એનો મતલબ સીધે સીધો એ થાય છે કે જો હજી પકડાયા નથી તો એનો મતલબ એ થાય છે કે ભાજપના મળતિયાઓને બચાવવા માંગે છે। બીજી વાત, મીડિયા મારફત મને જાણવા મળી છે કે મોરબી દુર્ઘટના જે બની એમની અંદર 135 જેટલા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા, પરિવારો પરેશાન થયા, ખૂબ લોકો આક્રોશિત થયા અને મને હમણાં જાણવા મળ્યું છે કે એમના આરોપી જે છે એમને જે ભાજપ સરકારે પકડ્યા છે એ જેલમાં રાજાશાહી ભોગવી રહ્યા છે। તો આ ભાજપની મનસા રહી છે કાયમી માટે કે કદાચ લોકો વિરોધ કરે તો એ આરોપીઓને પકડો, ભાજપના મળતિયાઓને પકડો, પણ અંદર જેલમાં રાજાશાહી આપો, રાજા જેવું શાસન આપો। આના ઉપરથી સીધું ફલિત થાય છે કે ભાજપની કરણી અને કથણી બંને અલગ છે। એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ચાવવાના અલગ ને દેખાડવાના અલગ, તો ભાજપ આ જ કરી રહી છે। ગુજરાતની જનતાને, ભોળી જનતાને ક્યાંક ને ક્યાંક છેતરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। અને ત્યારે હમણાં જ તાજેતરની અંદર ભાજપ સરકાર બીજો એક વાત લઈને આવી છે કેન્દ્રની અંદર કે અમે કોઈ પેપર ફોડનાર વ્યક્તિ હશે એના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરશું। એક નવો કાયદો, 1 કરોડનો દંડ ને 10 વર્ષની સજા।
હજી તમે 6 આરોપીઓ અને 22 અહીંયા ઉત્તરવાહી કૌભાંડના આરોપીઓને પકડી નથી શક્યા અને આવા કાયદા લાવીને જે ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો એ હું ચોક્કસથી કોઈ દાવા સાથે કહું છું, કોઈ આરોપ નહીં, દાવા સાથે આ માત્ર ને માત્ર ચૂંટણીલક્ષી જાહેરાત છે. આ કોઈ ભાજપને કોઈ કરવાની એવી મનસા નથી ને ભાજપ કંઈ કરવાની નથી. ચૂંટણી આવી રહી છે, લોકસભા આવી રહી છે, યુવાનોના મત જોઈએ છે, નારાજ યુવાનોને પોતાની તરફ કરવા છે, એટલે આ માત્ર ને માત્ર ખોટા આવા જાહેરાતો કરી અને चुटनी-लक्षी जाहिरात करवानो भाजपनो प्रयास है। गुजरात की राजकोट महानगर पालिका में वर्ष 2024-25 का 2843.51 करोड़ का ड्राफ्ट बजट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा मंजूर किया गया है। राजकोट महानगर पालिका में वित्तीय वर्ष 2024-25 का 2817.80 करोड़ का ड्राफ्ट बजट स्टैंडिंग कमेटी समक्ष म्युनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल ने पेश किया था, जिसका अभ्यास कर आवश्यक सुधार के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने 2843.51 करोड़ का बजट मंजूर किया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर महानगर पालिका कमिश्नर द्वारा 17.77 करोड़ का टैक्स जनता पर लगाया गया था, जिसे स्थायी समिति ने हटा दिया है। गुजरात में पहली बार डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को 15 लाख रुपयों की ग्रांट देने का ऐलान भी किया गया है। इस मामले स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जयमीन ठाकर ने विस्तृत जानकारी दी। राजकोट में माननीय कमिश्नरश्री द्वारा जे गार्बेज अने पाणी वेरो जे आपवामां आव्यो ते स्टेन्डिंग कमिटीए फगवी दीधो छे। जे स्टेन्डिंग कमिटीना सभ्योए 5 दिवस सुधी राजकोट महानगरपालिका में माननीय कमिश्नरश्रीए जे बजेट आप्युं ए बजेटने अंते चर्चा अने विचारणाना अंते जे मंजूर करवामां आवेलुं बजेट छे ने जे विकास कामो कर्या छे आगामी वर्षनी अंदर जे अमे करवाना छीए 50 वर्ष अने 50 करोड़ना विकासना कामो आवनारा अंदाजपत्रमां लीधा छे। तेमां राजकोट महानगरपालिकाना सर्वे कोर्पोरेटरश्रीओनी जे वार्षिक 15 लाख रूपियानी जे ग्रांट हती ए वधारीने 20 लाख रूपियानी ग्रांट करी छे, એટલે કે એક વોર્ડની અંદર 80 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમના વિકાસના કામો કોર્પોરેટરશ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે। માનનીય મેયરશ્રીને દર વર્ષે 6.5 લાખ રૂપિયાની 6 લાખ રૂપિયાની રાજકોટના આખા રાજકોટની અંદર વિકાસની જે ગ્રાન્ટ મળતી હતી એમાં 2 લાખ રૂપિયાનો વધારો કરીને 8 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે। માનનીય ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનશ્રી તથા વિરોધ પક્ષના નેતાને 4.5 लाख રૂપિયાની વિકાસની જે ગ્રાન્ટ મળતી હતી 6 લાખ કરી છે। આગામી નાણાકીય વર્ષમાં નાયબ કમિશનરશ્રીને પણ મિત્રો આ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક પહેલ કરી હતી કે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિની સાથે સનદી અધિકારીને પણ વિકાસ કરવાનો પૂરેપૂરો આબાદિત હક મળવો જોઈએ। તેના ભાગરૂપે ત્રણેય ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને 15 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ दर वर्षे अमे आपीए छीए। शहरना वोर्ड नंबर 8 में लक्ष्मीनगर खाते आवेल उद्घोषक क्रांति स्मृति संस्थान पुस्तकालय है, जेनु अमे 45 लाख रूपियाना खर्चे नवीनीकरण करवा जई रह्या छीए। भारतीय जनता पार्टीए ज्यारे अमने सर्वे पदाधिकारीओने ज्यारे 12 सप्टेम्बर 2023 ना रोज ज्यारे निमणूक करी त्यारे मैं एक जाहेरात करी थी कि राजकोटनी अंदर तमाम राजमार्गोने सीमेंट थी जोड़ी देवा, सीमेंटना रोड करवा एवी मारी नेम छे, मारा प्रयत्नों से अंदाजित खर्च खूब थई रह्यो छे। तेना माटे देशना रोड अने परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहेबे एक सारी योजनानी जाहेरात करी छे, व्हाइट टॉपिंग रोड। जे सीमेंट रोडनी ताकत सीमेंट रोड थी 70% ओछा खर्चे 7.5 इंच जाडाईना व्हाइट टॉपिंग रोडनुं एक मॉडल अमे लोकोए ईस्ट जोन रोड ऑफिस थी 1 किलोमीटरना अंतरे अमे लोकोए बनाव्युं छे। ए मॉडलने अनुकरण करीने एक व्हाइट टॉपिंग सेलनी अमे आजे निमणूक करीए छीए। आगामी 15 वर्ष सुधी जे अधिकारीओमां एमां डीएमसी, सिटी इंजीनियर अने डेप्यूटी इंजीनियर कक्षाना अधिकारीओ रहेशे। आगामी राजकोटनी अंदर जे रोडनी अंदर डीआईनुं नेटवर्क, ड्रेनेजनुं नेटवर्क, पाणीनी पाइपलाइनो जे कांई पण नीचे इंटरनल पाइपलाइन फिट थई गई हशे ए ज रोड उपर व्हाइट टॉपिंग रोड बनाववामां आवशे। एमां नथी पाणीनी कोई समस्या भरावानी रहती, नथी कोई खाडा रहता अने आ रोडनुं आयुष्य 15 वर्षनुं छे। एमां कोई पण जातनुं गाबडुं नथी पड़तुं। एना माटेनी एक सेलनी आज अमे लोकोए जाहेरात करीए छीए। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, थेलेसेमिया ग्रस्त, जुवेनाइल डायबिटीज ग्रस्त लोकोने राजकोट महानगरपालिकानी लाइब्रेरीमां सभ्य पर निःशुल्कनी जाहेरात करीए छीए।
सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों, थेलेसेमियाग्रस्त, जुवेनाइल डाયાबिटीज ग्रस्तને આખા રાજકોટની અંદર સિટી બસ સેવા તથા બીઆરટીએસની સિટી બસ સેવામાં ફ્રી મુસાફરીની આજે જાહેરાત કરીએ છીએ. રાજકોટમાં રહેતા સિનિયર સિટીઝનોનો તમામને સમગ્ર રાજકોટની અંદર આજથી નિઃશુલ્ક સિટી બસ બીઆરટીએસ અને રાજકોટના તમામ જે અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર જે સિટી બસ રૂટ ચાલે એમાં નિઃશુલ્ક પ્રવેશ આપવામાં આવશે. હાલની કોલ સેન્ટર ફરિયાદ નિવારણ સિસ્ટમને વ્યાપ વધારીને વોટ્સઅપ સિવાયના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવશે. વોટ્સઅપ છે, ટ્વિટર છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, अलग अलग જગ્યાએ રાજકોટના લોકો પોતાની कंप्लेन नोंदावी सकते. गुजरात के वडोदरा में विलुप्त हुई गौरैया प्रजाति के संरक्षण के लिए स्टार इंडिया स्पैरो की ओर से एक बर्ड हाउस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है. घर के आंगन में चहचहाने वाली गौरैया चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है. इनको संरक्षित करने के लिए वडोदरा में स्टार इंडिया स्पैरो संस्था द्वारा हर साल नए नए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. इसके अंतर्गत इस साल चौथी बार बर्ड हाउस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है. हर साल कंपटीशन के साथ प्रतियोगिताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है. इस साल इस प्रतियोगिता का नाम चिड़िया रानी बड़ी सयानी दिया गया है. ये प्रतियोगिता 17 मार्च को होगी और इसमें पुरस्कार वितरण 18 मार्च को किया जाएगा. बर्ड हाउस कंपटीशन जो है वो पिछले 3 साल से लगातार हो रहा है और ये चौथे साल भी हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. 3 साल में हमारे पास एंट्रीज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग नंबर में होती गई है और ये साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 एंट्रीज़ हमारे पास आए. और ये अवेयरनेस करने के लिए तो है, पर ये भी चाहते हैं हम कि अलग अलग एज कैटेगरीज़ के लोग हम इसमें रखें, पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और वो उनके बारे में सोचना शुरू करें. ठीक है, तो ये इवेंट इसके लिए रखा है कि वो खुद से घर बनाए, अपने घरों में भी रख सकते हैं, तो एक जागरूक आगे बढ़ता रहे इस तरह से देश. और ये छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं. उनको जैसे अगर ऐसी चीज़ें करने के लिए तो वो बड़े मन लगाव से करते हैं, काम करते हैं. इसके लिए हम हर एक एज कैटेगरीज़ के लिए हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस भी रखे हैं और फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट्स भी ले सकते हैं उस तरह से. जैसे कि ये इवेंट ऑलवेज़ एक वर्ल्ड स्पैरो डे है जो 20 मार्च को होता है. हम उससे पहले फिनिश करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस और पूरे साल उनके बारे में सोचते रहे. ऐसे नहीं कि वो 20 मार्च पे ही सोचे कि बस आज वर्ल्ड स्पैरो डे है, फिर पूरा साल उनको भूल जाए. स्पैरो हाउस में हमने उनको ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने के लिए बताया गया है कि जिसको हम बाहर रख सकते हैं. जैसे लकड़े से बनाओ, कोई वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हो. यस, आउटडोर यूजिंग के लिए, ताकि उसमें वो खुद ही देख सकते हैं कि उनकी देखरेख कैसे कर सकते हैं, उनको खिला कैसे सकते हैं, तो उनके फीडर्स बना सकते हैं आगे. तो इसमें काफ़ी कुछ स्कोप होता है जो उनकी जैसे वो सोचते रहेंगे वैसे कुछ वो बनाते रहेंगे. हर साल हम ये इवेंट रखते हैं. ये चौथा साल है हमारा. 2021 में इसको लॉन्च किया था. 2022 में हमने बर्ड हाउस के साथ में ओरिगामी हमने इंट्रोड्यूस किया था. लास्ट ईयर हमने बर्ड हाउस के साथ फ़ोटोग्राफी इंट्रोड्यूस किया था. इस साल हम लोग बर्ड हाउस के साथ में कोलाज कंपटीशन रखा है हमने. एंड द आइडिया इज़ टू रीच आउट टू मोर पीपल. तो एज ग्रुप भी ऐसे रखे हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स भी पार्ट ले, कॉलेज स्टूडेंट्स भी पार्ट ले, प्रोफेशनल्स भी पार्ट ले, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी पार्ट ले. तो आइडिया इज़ कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो जो बर्ड हाउसेज हमारे पास जो आते हैं उसका फिर हम ज्यूरी रखते हैं. 17 तारीख को उसका ज्यूरी होगा. हमारे पैटर्न मेंबर्स है स्टार इंडिया के, दे आर अवर एस्टीम ज्यूरी मेंबर्स. एंड दिस होल इवेंट वी आर डूइंग. एक हमारे जो मेंबर थे, पैटर्न मेंबर, डॉक्टर निखिल चंद्र देसाई जी, ही वाज द प्रिंसिपल फॉर जीबी स्कूल ऑल्सो. तो मेरे को याद है कि लास्ट ईयर हम साथ में, उन्होंने 10 किट खरीदी हमसे, इसलिए कि वो 10 अलग अलग स्कूल में वो किट दे. तो वो खुद हमारे साथ आए थे और हमने 10 स्कूलों को वो किट कॉम्प्लीमेंट्री दी थी. तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, उसमें www.starindiaspero.com. तो वो वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसमें सब हर एक इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड हाउस मेकिंग कंपटीशन, कोलाज कंपटीशन, एज वेल एज जो कैसे कितने नंबर्स ऑफ बर्ड हाउसेज आप सबमिट कर सकते हो या कोलाज सबमिट कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी. सो चिड़िया रानी बड़ी सयानी ये एक बर्ड, अपना जो हाउस पैरो जो है, जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आने लगा है, तो हम उसको वापस
कैसे उसका वो बढ़े पॉपुलेशन, तो उसके लिए ये पिछले 3 साल से ये कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। दिस इज़ द 4th ईयर। सो हर साल हम लोग बर्ड मेकिंग कंपटीशन करते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े, और इससे क्या है कि चिड़िया वापस हमारे घरों में वापस आना शुरू हो। गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा नृत्य पर्व का अद्भुत आयोजन किया गया है। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के CC मेहता ऑडिटोरियम में अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा 2 दिवसीय नृत्य पर्व का आयोजन किया गया है। पिछले 40 वर्षों से वडोदरा के अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल का कार्यक्रम ज्यादा खास था क्योंकि इस साल नृत्य विभाग को 75 साल पूर्ण हुए हैं। साथ ही नृत्य विभाग के पहले हेड प्रोफेसर मोहन खोकर का 100वां साल पूरा होने की वजह से और भी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें पहले दिन अरूपा लाहिरी द्वारा भरतनाट्यम, डॉक्टर पार्वती दत्ता द्वारा कथक सहित गरबा की प्रस्तुति दी गई। साथ ही नृत्य विभाग के पहले हेड प्रोफेसर मोहन खोकर के 100वें साल पूरे होने का सेलिब्रेशन भी किया गया। हमारा परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, हम लोग अभी गरबा कर आ रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, अगली बार भी हो तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। हम श्री कला केंद्र से आए हैं, सन फार्मा ब्रांच। हमने बहुत एंजॉय किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें और काफ़ी जानने को भी मिला। वहीं आज दूसरे दिन LGBTQ कम्युनिटी के पद्मश्री नृत्यांगिनी डॉक्टर नर्तकी नटराज द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी जाएगी। 40 साल से वडोदरा में नृत्य पर्व कर रहे हैं और उसका आज पूरा आनंद का माहौल है। इस साल बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारी फैकल्टी का भी 75 साल नृत्य विभाग का हुआ है। और तो हमें गुजरात के गरबे को ICH में स्थान मिला है और नृत्य विभाग के जो पहले हेड थे प्रोफेसर मोहन खोकर, उनका ये 100वां साल है। गुजरात के अंकलेश्वर में कांग्रेस कमेटी द्वारा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और खस्ताहाल सड़कों पर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी इन दिनों अंकलेश्वर में एक्टिव नजर आ रही है। इसी के तहत AICC सदस्य मुमताज पटेल और अंकलेश्वर तालुका कांग्रेस के नेताओं ने मामलतदार को आवेदन दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को उजागर करते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और खस्ताहाल सड़कों पर सवाल उठाए। છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ સરકારનું શાસન છે, તેમ છતાં પણ દરેક મોરચે ભાજપની સરકાર નિષ્ફળ ગયેલી છે। જે પ્રશ્નો છે સમાજના, તેમાં ખાસ કરીને યુવાનોના, વેપારીઓના, ખેડૂતોના, કર્મચારીઓના, એ જે પ્રશ્નો છે એ ઉકેલવામાં સરકાર સદંતર નિષ્ફળ ગયેલી છે। યુવાનોને રોજગારી મળતી નથી, આટલા ઉદ્યોગો હોવા છતાં પણ સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારી મળતી નથી અને સરકારના તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ ચોક્કસ પરિણામો આવતા નથી। તે જ રીતે ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતોને અંકલેશ્વર એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં જે જમીનો ગઈ છે અને રેલવે કોરિડોરમાં જે જમીનો ગઈ છે તેનું વળતર સુરત અને નવસારી જિલ્લા કરતાં ઓછું આપીને ખૂબ મોટો અન્યાય કરવામાં આવેલો છે અને સરકાર એમાં કંઈ પણ બોલવા માગતી નથી। તેવા સંજોગોમાં આજ રોજ અંકલેશ્વર શહેર અને તાલુકા અને કોંગ્રેસ વતી તમામ કાર્યકરો ભાઈ બહેનો ભેગા થઈને એક આવેદનપત્ર આપી સરકારને અમે જગાડવા માગીએ છીએ કે અમારા ખેડૂતોના, યુવાનોના અને સરકારી કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવે, નહીંતર અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન કરીશું। અંકલેશ્વર JIDC આજે આખા દેશની સૌથી મોટામાં મોટી JIDCમાં ગણના પામે છે। તેમ છતાં સ્થાનિક જે યુવાનોને નોકરી કે રોજગારી મળવી જોઈએ એના ઉપર ખૂબ અન્યાય થઈ રહ્યું છે। એ પૂરતી નોકરી મળતી નથી। અંકલેશ્વર JIDCના જે વાયુ પ્રદૂષણ છે, પોલ્યુશન છે, એની જે સમસ્યા છે એનું નિરાકરણ સરકાર આજ દિન સુધી કરી નથી અને
એ ઇન્ડસ્ટ્રીને કારણ એવું છે કે ખાલી ઉદ્યોગપતિઓ કમાવામાં રસ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ જે અહીંના રહેવાસીઓ છે એ આજે પણ ઝેરી ગેસ નીચે એમનું જીવન गुजारी રહ્યા છે। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात राज्य में तीसरा मामला दर्ज किया गया है, जिस पर जल्द कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गुजरात के अरवली जिला के मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। सलमान अजहरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और एट्रोसिटी का मामला मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ राज्य में ये तीसरा मामला दर्ज हुआ है, जिसमें मोडासा टाउन पीआई खुद शिकायतकर्ता बने हैं। 24 दिसंबर को मोडासा में मौलाना मुफ्ती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी में भड़काऊ भाषण देने पर मौलाना और कार्यक्रम के आयोजक इशाक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में अरवली पुलिस सलमान अजहरी को भजाऊ से जमानत के बाद गिरफ्तार कर सकती है। आज रोज मोडासा टाउन ની અંદર એક ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં વિગત એવી છે કે ગઈ તારીખ 24 ડિસેમ્બરના રોજ મોડાસાની અંદર એક નશામુક્તિ તથા ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેની અંદર સલમાન અજહરી રિઝવી રહે ઘાટકોપર મુંબઈથી મૌલાનાને અહીંયા પ્રવચન માટે બોલાવવામાં આવેલા, જેઓ રાત્રિના 9:00 થી મોડી રાત સુધી એમને પોતાનું પ્રવચન ચાલુ રાખેલું, જે પ્રવચનની અંદર તેમણે અન્ય ધર્મના માણસો માટે ખૂબ જ અપમાનજનક ભાષામાં વાત કરેલી છે, તેમજ બીજા સમાજ માટે કે જેની ધાર્મિક લાગણી દુભાય એ પરિભાષામાં પણ તેમણે ઉલ્લેખ કરેલો છે। તદુપરાંત એમને એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબની કલમોનો પણ ભંગ કરેલ છે અને એ મતલબ સમાજની અનુસૂચિત જાતિ સમાજની લાગણી દુભાય એવા નિમ્ન કક્ષાના શબ્દો વાપરેલ છે, જેના અનુસંધાનમાં મોડાસા ટાઉનની અંદર એના આયોજક ઈશાકભાઈ ઘોરી તથા આ સલમાન અજહરીના વિરુદ્ધમાં પણ गुनो रजिस्टर करवामां आवेलो छे। गुजरात के वडोदरा के वारसिया स्थित बाबा की झोपड़ी में बाबा परसराम की 116वीं जन्म जयंती मनाई गई। वडोदरा के वारसिया में स्थित बाबा की झोपड़ी में सूफी संत बाबा परसराम की जन्म जयंती का 7 से 9 फरवरी तक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें 8 फरवरी के दिन शोभा यात्रा और 9 तारीख को भक्तों के लिए भंडारा रखा गया था और शाम को केक काटकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी अग्रणी उपस्थित रहे। વાહભાઈ સંતો રામીરામ ફકીરની ઝૂંપડી ખાતે આજે બાબા પરસરામનો 116મા જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને આ ઉજવણીના ભાગરૂપે છેલ્લા 2 દિવસથી અહીંયા કાર્યક્રમ ચાલે છે અને કાલે સરઘસ બી કરવામાં આવી હતી અને આજે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો અને અહીંયા ભાવિ ભક્તોમાં ઘણી તાદાદમાં ભાવિ ભક્તો હાજર રહ્યા હતા અને અહીંયા બહુ ઉમંગથી અહીંયા આજે ઉજવણી કરવામાં આવી છે। गुजरात के सूरत में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कांग्रेस के नेता दर्शन नायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है। ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ચાલે છે અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી સુશાસન, સુવહીવટ, ગુડ ગવર્નન્સ અને સબ સલામતની વાતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ સુરત શહેરમાં પોલીસ કમિશનર રિટાયર થયા પછી આજે 10 દિવસ પછી પણ આ જગ્યાઓ છેલ્લા ઘણા વખતથી ખાલી છે। આના કારણે જે સુરતમાં ડાયમંડ સિટી હોય, ટેક્સટાઇલ સિટી હોય અને ક્રાઇમ રેટ જે રીતે બળાત્કાર, મર્ડર કે સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે અને એ જ રીતે દક્ષિણ ગુજરાતની રેન્જ આઈજીની પણ લગભગ 5 થી 6 જિલ્લાના રેન્જ આઈજીની જગ્યા ખાલી છે અને એ પણ ઇન્ચાર્જથી ચાલે છે। એટલે તમે જો કે કોઈ આ પદ કોઈ કામગીરીના આધારે ભરાવવું જોઈએ, કોઈ વ્યક્તિના આધારે નહીં। કયા કારણસર ને જ્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોની આશા, અમારી પોતાની આશા કે ગૃહમંત્રી સુરતના હોય તો તાત્કાલિક અસરથી આ જગ્યા ભરાય અને એમના હૈયે સુરતનું હિટ હોય અને એ જ કોઈ કઈ જગ્યાએ ચૂક પામે એ માનવામાં આવતું નથી। આ કારણસર મેં માનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ગૃહમંત્રીને પત્ર લખીને દક્ષિણ ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતના લોકોના હિતમાં કાયમી પોલીસ કમિશનર અને રેન્જ આઈજી કાયમની ભરતી થાય એ માટેનો મેં પત્ર લખ્યો છે। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में खुले में विचरण करने वाले वन्य जीवों के दीदार करने के लिए आए पर्यटकों ने पार्क की अवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, जहां वन्य जीव खुले में विचरण करते हैं। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां फीस लेने के बावजूद भी पार्क की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जिससे यहां आने वाले सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परेशानियों पर सैलानियों ने सवाल उठाए हैं। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था मेरे को सही नहीं लगी है कि ना तो यहाँ सफाई की व्यवस्था है, जबकि सफाई शुल्क अलग से दिया जाता है,
एंट्री शुल्क अलग है, सब तरह से। ये यहाँ पे आके यार मचान देखी है, ये मचान को सारी को दीमक ने खाया हुआ है, ये टक 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 हिल रही है। इसके ऊपर 100% कभी ना कभी हादसा जरूर होगा। अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस पे जो 100% हादसा होगा। बाकी व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी है जो पार्क घुमाने के लिए गाड़ी है, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स कर दिया है। चार्जिंग उसके इतने ज्यादा रखे हैं कि 1200 रुपये पर हेड से भी ऊपर चार्जिंग है। अब एक आम आदमी जो घूमने के लिए आता है, अब वो 1200 पहले एंट्री दो, फिर 1200 रुपये गाड़ी के दो, भाई बहुत ज्यादा है। दूर दूर से लोग आते हैं। मैं भी अब यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर दूर है, करनाल हरियाणा से आया हूँ, लेकिन व्यवस्थाएं पार्क के हिसाब से बिल्कुल जीरो है, ना कोई व्यवस्था है। हाथी जो घुमाने के लिए रखे हुए थे वो भी एक हाथी रह गया है, और उसका भी टाइम जो है ना, या तो 10 से पहले है सवेरी या 4 के बाद है, क्योंकि उसको वो जंगल में घुमाने के लिए लेके चले जाते हैं। जिप्सियां खड़ी हैं, लेकिन पता क्या है, उनकी टाइमिंग कर दी है, या तो मॉर्निंग में मिलेगी वो, या शाम को 2:30 बजे के बाद मिलेगी। जब गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर खड़े हैं, सब कुछ है, तो सैलानियों को घूमने के लिए क्यों नहीं देते? शुल्क है 155 रुपये 55 रुपये पर हेड तो एंट्री का शुल्क लिया, 118 रुपये गाड़ी की पार्किंग ली है। उसके बाद गाड़ी की तो ये जो घूमने वाली गाड़ी है उसके तो 2930 रुपये, हमारे से 4 आदमी है, 2920 रुपये मांगे हैं उसने, और उसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।